हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, हमारा जो MCQ सीरीज़ चल रही है, आज उसका हमारी क्लास नंबर 8 है, जो हम डेली डिस्कस करते हैं। सुबह 9 बजे अपलोड होती है। तो आज क्लास नंबर 8 है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय फसल बीमा किस वर्ष लागू की गई है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, या फिर कभी कभी ऐसा आता है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये कब लागू या लॉन्च हुई? तो दोस्तों 1999 और 2000, रबी सीजन 1999-2000 के अंदर ये लागू किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? 1999-2000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि बाष्पीकरण को मापा जाता है। इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाई। हम इवेपोरेशन को कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों, इवेपोरीमीटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? बाष्पीकरण को मापा जाता है। बाष्पीकरण इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि सोइल सरफेस से, ठीक है, क्या होना? मॉइस्चर का रिमूव होना, सोइल सरफेस से वाटर का लॉस होना। ठीक है, किससे? सोइल सरफेस से वाटर का क्या होना? तो आंसर है पानी का लॉस होना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। या फिर सिंपल हम कहें कि जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, यहाँ से पानी का बाष्प बन के उड़ के जाना, तो वो क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। तो बाष्पीकरण को किससे मेजर करते हैं? इवेपोरीमीटर से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रेस्कोग्राफ से मापा जाए। क्रेस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, इससे क्या मेजर करते हैं? तो दोस्तों याद रखना, क्रेस्कोग्राफ से मेजर की जाती है प्लांट हाइट या प्लांट ग्रोथ। ठीक है, कि प्लांट की वृद्धि, पौधे की जो वृद्धि होती है या प्लांट ग्रोथ जो होती है, उसको मेजर किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम किसको मेजर करते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ जेसी बोस ने बनाया, सर जेसी बोस के द्वारा बनाया गया है। तो इससे क्या मेजर किया जाता है? प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि को मेजर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंज इज सुटेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन ऑफ व्हीट। ठीक है, गेहूं के अंकुरण के लिए, गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होना चाहिए बीज अंकुरण के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साइंटिफिक नेम, बोटनिकल नेम ऑफ कोडोमिलेट। कोडोमिलेट का बोटनिकल नेम दोस्तों क्या होता है? कोडोमिलेट का साइंटिफिक नेम, तो कोडोमिलेट का साइंटिफिक नेम होता है फोस्फेलम स्क्रैबिकुलेटम। ठीक है दोस्तों, ये मिलेट्स होते हैं, कोर्स जो सीरियल्स होते हैं, जैसे फोक्सटेल मिलेट, जर्मन मिलेट, इटालियन मिलेट, उसी प्रकार एक कोडो मिलेट होती है। ठीक है, इसकी एक वेराइटी IPS, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी गई, IPS 1471, ये ADA के एग्जाम में पूछी गई थी, एक वेराइटी है, स्पेशली ADA के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये पूछी गई वेराइटी है IPS 1471 कोडो मिलेट्स की, बहुत फेमस वेराइटी है, तो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फोस्फेलम स्क्रैबिकुलेटम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी 5 जून को ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाई सोइल टेम्परेचर सप्रेस द वीट जर्मिनेशन, दिस हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। हम सोइल के टेम्परेचर को बढ़ाकर अगर हम खरपतवार को मारें या फिर इंसेक्ट को मारते हैं या फिर डिजीज पैथोजन को मारते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोइल के टेम्परेचर को बढ़ाकर अगर हम वीड्स को किल करते हैं या फिर किसी पैथोजन को किल करते हैं या फिर हम किसी इंसेक्ट को किल करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों सोइल सोलराइजेशन। सोइल सोलराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी जो हमारी खेत है, ठीक है, हमारा जो खेत है, इस खेत को किसी पॉलीथीन शीट से कवर कर देता है ना, पॉलीथीन शीट से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ऐसे कवर किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सनलाइट आती है, सनलाइट सोइल के अंदर जाएगी, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है सोइल के अंदर जाएगी, तो इससे सोइल का टेम्परेचर बढ़ता है। सोइल टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो सोइल के अंदर वीट के सीड्स हैं या फिर हाइबरनेटिंग इंसेक्ट हैं, पैथोजन है, उन सबकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मर जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। तो इसको कहते हैं हम सोइल सोलराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वीड इन विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ द डोरमेंसी फाउंड। वह कौन सा खरपतवार है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, तीनों प्रकार की जो सुषुप्त अवस्था होती है वो पाई जाती है? तो इसका आंसर है एवेना फटुआ। क्या आंसर है?
एवेना फडुआ वाइल्ड ओट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एवेना फडुआ एक ऐसा वीड है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी होती है। तीन कौन कौन सी होती है? एक होती है इनफोर्स डोरमेंसी, ठीक है, एक होती है इननेट डोरमेंसी, एक होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, है ना। तीन प्रकार की डोरमेंसी होती है। ये तीनों प्रकार की डोरमेंसी इस वीड के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एवेना फडुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कि गेहूं में 2,4-D का प्रयोग कब करना चाहिए? तो याद रखना कि वीट के अंदर हम 2,4-D क्यों छिड़कते हैं, 2,4-D का स्प्रे क्यों करते हैं? तो डाइकोट वीट को, याद रखना किसको? डाइकोट वीट को कंट्रोल करने के लिए ना, किसको? डाइकोट वीट को कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं। ठीक है, अब 2,4-D का स्प्रे करते हैं तो 2,4-D एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के तौर पर कैसा करते हैं हम? पोस्ट इमरजेंस, ठीक है ना। कब करते हैं? पोस्ट इमरजेंस के तौर पर। तो 30 से 35 दिन बाद, कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद इसका यूज किया जाता है। तो इसका स्प्रे किया जाता है सोइंग के 30 से लेकर 35 दिन बाद डाइकोट एज ए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द सोलम इन्वोल्व्स, मतलब सोइल प्रोफाइल जो होती है हमारी, ठीक है ना, सोइल प्रोफाइल जिसमें ओ ओरिजिन, ठीक है, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी और नीचे एक आर, ठीक है ना। ये जो ओरिजिन होती है तो ए प्लस बी को क्या बोलते हैं हम? सोलम। ए प्लस बी को क्या बोलते हैं? सोलम। ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं? रेगोलिथ। क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं ना। बात आ रही समझ में? इसको क्या बोलते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी ओरिजिन को क्या बोलेंगे हम? सोलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैच द पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। इस मैच द पेयर के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, मैच करना है। ये इक्विवेलेंट एसिडिटी पूछा गया है। यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर है, ये जो है फर्टिलाइजर है, उर्वरक है ना, इन फर्टिलाइजर की इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होगी? इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है? तो देखो सबसे ज़्यादा अपन सबसे पहले ऑप्शन दिया है यूरिया, ठीक है। यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है 84। कितनी होती है? 84। तो ए का आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। इसका अमोनियम सल्फेट की होती है 110। अमोनियम सल्फेट की कितनी होती है? 110 होती है ना अमोनियम सल्फेट की। तो बी का आंसर 3। अमोनियम क्लोराइड की होती है दोस्तों 128। तो सी का आंसर 2। और इसके बाद एनहाइड्रस अमोनिया, इसका आंसर एनहाइड्रस अमोनिया की सबसे ज़्यादा होती है 148, ठीक है। तो ये आंसर होगा। ए का 4, बी का 3, 2, 1 है ना, ये आंसर करेक्ट। तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा होती है एनहाइड्रस अमोनिया का कितना? 148 होती है। अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है 127। अमोनियम क्लोराइड का 128। अमोनियम सल्फेट का 110। यूरिया का होता है कितना? 84। कभी आपसे पूछा जाए डीएपी का कितना होता है? 77। और अमोनियम नाइट्रेट का कितना होता है? ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का होती है 60, ठीक है। इस तरह से हमको याद रखना है। 60 सबसे ज़्यादा 148 किसका? एनहाइड्रस अमोनिया का। 128 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट 110। यूरिया 84। डीएपी 77। अमोनियम नाइट्रेट 60, ठीक। अब है क्रॉप लॉगिंग इज ए मेथड। दोस्तों क्रॉप लॉगिंग एक मेथड होता है, शुगर केन के अंदर इसको यूज किया गया था। कि क्रॉप लॉगिंग क्या होता है? एक फोलियर डायग्नोसिस होता है, मतलब प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर न्यूट्रिएंट को डायग्नोसिस किया जाता है कि भाई न्यूट्रिएंट कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। तो क्रॉप लॉगिंग इज ए मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर असेसमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। हम फसल वृद्धि के लिए हम प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है। क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट शुगर कैन में यूज किया है ना सबसे पहले। किसमें? शुगर कैन के अंदर एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा हवाई द्वीप। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई फोलियर डायग्नोसिस क्या करते हैं? फोलियर डायग्नोसिस, ये मेन इंपोर्टेंट होता है पॉइंट कि फोलियर डायग्नोसिस किया जाता है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स यूज टू ट्रीट द सीड पोटैटो टू ब्रेक द डोरमेंसी। पोटैटो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आंसर है थायो यूरिया। किसका यूज किया जाता है? पोटैटो में सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? थायो यूरिया का यूज किया जाता है। कभी ऐसा पूछा कि पोटैटो में डोरमेंसी इंड्यूस के लिए किसका यूज करते हैं ना, ये तो डोरमेंसी ब्रेक का हो गया। अगर ऐसा पूछा डोरमेंसी ब्रेक के लिए डोरमेंसी इंड्यूस, आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर जब हम पोटैटो को
स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं तो वहाँ पर हम डोरमेंसी को इंड्यूस कराना होता है ताकि सीड का जर्मिनेशन ना हो, तो वहाँ पर हम मैलिक हाइड्राजाइड का यूज करते हैं ना, किसका, मैलिक हाइड्राजाइड का यूज करते हैं। लेकिन डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटैटो में थायोयूरिया का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, द इंडियन फार्मिंग इज, एक मैगजीन होती है दोस्तों, इंडियन फार्मिंग एक मैगजीन होती है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये मंथली मैगजीन है ICAR के द्वारा, ठीक है, इंग्लिश में आती है। इंडियन फार्मिंग मंथली मैगजीन है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ICAR के द्वारा पब्लिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरकल्चर ऑपरेशन इन स्टैंडिंग ब्रॉडकास्टिंग राइस क्रॉप इज कॉमनली नोन है। जो हमारी राइस की खड़ी फसल होती है ना, राइस के अंदर जो स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम होता है बुशनिंग। क्या बोलते हैं, बुशनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। ये बुशनिंग ऑपरेशन किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप में। क्रॉस, बुशनिंग का मतलब होता है क्रॉस फ्लोइंग करना। स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर क्या करना, क्रॉस फ्लोइंग करना, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर क्या करना, हमको क्रॉस फ्लोइंग करना। ये उड़ीसा, बिहार इस तरफ किया जाता है बहुत ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में, तो इसको कहते हैं बुशनिंग, या फिर कभी कभी बैसी भी लिखा होता है ना, बैसी, ठीक है। तो क्रॉस फ्लोइंग करना इंटरकल्चर ऑपरेशन है खड़ी धान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रोथ हार्मोन विच ओवरकम द जेनेटिक ड्वार्फिज्म इन सर्टेन प्लांट्स एंड कॉज द एलोंगेशन ऑफ द इंटेक्ट प्लांट। एक वह कौन सा हार्मोन है, वह कौन सा प्लांट हार्मोन है जो आनुवांशिक बोनेपन को, जेनेटिक ड्वार्फिज्म को कम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जिब्रेलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिब्रेलिन वो प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, आपको याद रखना क्या करता है, जिब्रेलिन किसको कम करता है, ये आनुवांशिक बोनेपन को कम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन सी कवक संरचना उसको विपरीत परिस्थितियों में बचाने में मदद करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प द फंजाई टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। वह कौन सा स्ट्रक्चर है जो फंगस को, कवक को विपरीत परिस्थितियों में बचाने में मदद करती है। तो क्लेमाइडोस्पोर, एक स्पोर बनता है फंगस के अंदर, याद रखना, क्लेमाइडोस्पोर, जो कि एडवर्स कंडीशन में बनता है। कब बनता है ये, एडवर्स कंडीशन में बनता है, याद रखना, ठीक है। कब बनता है, एडवर्स कंडीशन के अंदर बनता है क्लेमाइडोस्पोर। रेस्टिंग स्पोर होता है एक प्रकार से। क्या होता है कि भाई फंगस में जब एडवर्स कंडीशन आती है तो अपने चारों ओर एक हार्ड लेयर इस प्रकार से, ठीक है, ये स्पोर है तो अपने तरफ हार्ड लेयर इस प्रकार से बना लेता है क्लेमाइडोस्पोर। तो ये विपरीत परिस्थितियों में बचाने में मदद करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस रोगकारी संक्रमण में पुष्प पत्ती समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। वह कौन सी बीमारी है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इनटू द लीफी स्ट्रक्चर बाय पैथोजेनिक इन्फेक्शन इज कॉल्ड। किस पैथोजेनिक बीमारी में, किस डिजीज के अंदर कि जो फ्लोरल पार्ट्स होता है वो पत्ती समान संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो फिल्लोडी होती है डिजीज ना, सीसम फिल्लोडी आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या होता है कि जो पुष्पन वाला भाग होता है, फ्लोरल पार्ट्स होता है ना, फ्लोरल पार्ट्स वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती समान दिखने लगता है। तो किस बीमारी में, तो फिल्लोडी डिजीज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों की नई पत्तियों में अंतरशरीय हरिमीनता विशिष्ट अभिलक्षण है, या फिर इंग्लिश में देखो इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स। इंटरवेनल क्लोरोसिस जो होता है यंग लीव्स के अंदर, वो किस एलिमेंट की कमी के कारण होता है, तो आंसर आयरन से होता है। किससे कारण होता है, आयरन की कमी के कारण क्या होता है, प्लांट के अंदर इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है यंग लीव्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्यों, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, माइटोसिस, साइटो, किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तो आंसर है मियोसिस फर्स्ट जो है, याद रखना आपको, मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर किसी कोशिका में 20 क्रोमोसोम है तो मियोसिस फर्स्ट के बाद कितने रह जाते हैं, 10, ठीक है ना। और मियोसिस सेकंड के बाद 10 सेम रहते हैं, मियोसिस सेकंड में सेम रहते हैं ना, मियोसिस सेकंड में सेम रहेंगे। तो ये है मियोसिस फर्स्ट और ये है मियोसिस सेकंड। ये क्या है, मियोसिस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए माइटोटॉक्सिक प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर स्ट्रेन व्हेन ग्रोइंग ऑन द ग्राउंडनट एंड सीरियल इज कॉल्ड।
कि एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा मूंगफली में एक कौन सा हार्मफुल माइटोटॉक्सिक सीक्रेट किया जाता है, तो वो खतरनाक कौन सा होता है, आपको पता है एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस फ्लेवस फंगस के द्वारा, किसके द्वारा, एस्परजिलस फ्लेवस फंगस के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन सीक्रेट किया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कार्सिनोजेनिक है ना, कार्सिनोजेनिक होता है। इसका मतलब होता है कि ये कैंसर पैदा करने वाला कारक होता है, ठीक है। कैंसर, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसे कोई भी सब्सटेंस ऐसा जो कि कैंसर उत्पन्न करने का कारण बनता है, उसे हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो ये कार्सिनोजेनिक होता है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए सीड हैविंग ए वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म और द पेरिस्पर्म इज कॉल्ड। अगर किसी सीड के अंदर, मैच्योर सीड के अंदर अगर वेल डेवलप्ड आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उस सीड को हम क्या कहते हैं, मतलब जब बीज परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस समय उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो उस सीड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड है ना, या उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड उसे हम कहते हैं, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, विभिन्न पादपों पर द्विलिंगी पुष्प के साथ नर पुष्प का उपस्थित होना क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एंड्रोडायोसिस कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको हम, एंड्रोडायोसिस। मतलब बायोसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ में क्या होना, मेल फ्लावर और प्रेजेंट होना, ठीक है। बायोसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ में क्या प्रेजेंट होना, तो मेल फ्लावर, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोडायोसिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना। F1 जो होता है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये जो F1 है, ये F1 बना, ये बना हमारा F1। इस F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना, F1 का उसके किसी भी पेरेंट, चाहे इससे कराओ चाहे इससे कराओ, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बैक क्रॉस कहते हैं ना। F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना, ए क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड ऑफ सेग्रीगेटिंग एलोन ऑफ इट्स पेरेंट, किसी भी पेरेंट से कराना, उसे क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अगर ऐसा लिख दिया कि भाई हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, कैसा लिख दिया, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फिर टेस्ट क्रॉस। अगर ऐसा बोला गया है कि हम होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से, तो इसको कहते हैं आउट क्रॉस। तो कहने का मतलब बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है टेस्ट, एक होता है टेस्ट जो होता है F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं वो, और एक होता है आउट क्रॉस, एक होगा आउट क्रॉस जब F1 का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट इन लेथाइरस। लेथाइरस जो होती है खेसारी दाल, उसके अंदर कौन सा न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट होता है, तो BOA बीटा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी RPSC के अंदर, राजस्थान के अंदर, कि इस लेथाइरस की वो कौन सी हाइब्रिड है, कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर इसका कंटेंट न्यूरोटॉक्सिक कंटेंट कम है ना। इसका सोमेटिक हाइब्रिड कौन सी वैरायटी है, इसका सोमेटिक हाइब्रिड है ये, ठीक है। ये अभी राजस्थान के अंदर पूछा गया था रिसेंटली, 2-3 महीने जो पहले एग्जाम हुआ था RPSC EO का, उसके अंदर तो वैरायटी थी बायो 212, याद रखना ना, बायो 212 नाम की एक वैरायटी है, सोमेटिक हाइब्रिड है लेथाइरस की, आपको याद रखना जी, अभी एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगली वीडियो में उसको सुधारा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें, वहाँ पर डेली रात को 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल पे तो सुबह आपको 9 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल ही रहे हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे ना, इनके अलावा न्यू क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।